हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैम बाकी सब तो बढ़िया है, बस स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं। और मिस भी ना पढ़ाई को नहीं कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं अपने दोस्तों को। दोस्तों के साथ कितना फन करते हैं हम स्कूल में, उसको मिस कर रहे हैं। पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम वहाँ पे टीचर्स को थोड़ी ना मिस कर रहे हो कि टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है, हम मजे से पढ़ रहे हैं, उसको नहीं मिस कर रहे हो तुम लोग। तुम लोग मिस कर रहे हो एकदम अपनी मौज मस्ती को, जो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो। तो भाई पढ़ाई कर लो, पढ़ाई का टाइम है, मौज मस्ती होती रहेगी। आपको बहुत ही एक क्रूशियल टाइम मिला है, तो यूटिलाइज करो उस टाइम को एंड जस्ट इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। Okay, so this is Komal Joshi and I welcome you all to the online classes of the Klein Institute. So students, in our previous lecture we discussed about the velocity and instantaneous velocity. We practiced the questions as well. So in today's lecture we will move a step ahead. अब बात आती है कि हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, हमने स्पीड पढ़ ली, हमने वेलोसिटी पढ़ ली। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम डिस्टेंस और स्पीड नहीं, हम अच्छे लेवल के लोग हैं, अच्छे लेवल की बात करते हैं, हमारा लेवल बहुत हाई है, इसीलिए हम किनको इंक्लूड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को इंक्लूड करते हैं, वेलोसिटी को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा फोकस करते नहीं है डिस्टेंस एंड स्पीड पे। क्लियर। तो अब बात रही कि अब कौन बच गया। हमने जितने पैरामीटर्स देखे थे उनमें से अब कौन रह गया। सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन। तो ये जो हमारा एक लास्ट पैरामीटर है जो मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए होता है, आज हम उस लास्ट पैरामीटर दैट मींस एक्सेलरेशन पे बात करेंगे। अब क्या होता है एक्सेलरेशन, ये भी अगर मुझे बताना पड़े तो मतलब आपका लेवल कुछ है ही नहीं। ऐसा क्यों? That usually most of the motion that we come across in our daily life are non-uniform motion। ये बात मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि जितने भी मोशन हमारे आसपास हो रहे हैं बेसिकली दे आर नॉन यूनिफॉर्म। बहुत कम ऐसे मोशन हमें देखने को मिलते हैं जो यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि हम सोच समझ के थोड़ी ना चलते हैं कि मुझे तो बस 10 मिनट में 10 कदम चलने हैं, यूनिफॉर्म स्पीड में चलना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहनी चाहिए, ऐसे सोच के थोड़े ना चलते हो। बाइक चला रहे हो, बाइसिकल चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो तो दिमाग में ऐसे थोड़ी चलता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहनी चाहिए, नहीं चलता ना। कभी स्लो भी जा रहे हो, कभी फास्ट भी जा रहे हो, दैट मींस योर वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। तो जितने भी मोशंस हम आसपास देखते हैं, हम यूनिफॉर्म मोशंस के साथ डील नहीं कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड इन दिस नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हाट्स द फैक्टर दैट इज चेंजिंग। कौन सा फैक्टर है इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो कि चेंज हो रहा है? इट्स वेरी सिंपल, वेलोसिटी। इफ यू आर डीलिंग विद द नॉन यूनिफॉर्म मोशन दैट मींस द वेलोसिटी इज चेंजिंग, whether it is increasing or it is decreasing, whether you are speeding up, whether you are slowing down. You are means any object like bicycle, car, bike, anything, whether it will be speed up or it will slow down. In both the cases there is a change in velocity. What is that? There is a change in velocity, that is acceleration. क्योंकि अब आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि स्पीड इंक्रीज हो रही है चलते चलते, बाइक की स्पीड इंक्रीज हो रही है, बाइक की स्पीड डिक्रीज हो रही है, या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। आप वहां पे क्या बोलोगे? बाइक इज एक्सेलरेटिंग। क्या बोलोगे? बाइक इज एक्सेलरेटिंग। अरे आपने तो बहुत इजीली एक्सेलरेशन कर भी लिया। यही है एक्सेलरेशन, दैट द एक्सेलरेशन इज सिंपली द particle. If we talk about any particle and its acceleration, then it is the time rate of change of its velocity. अब यहाँ पे time rate of change का क्या मतलब है कि change तो आ रहा है, velocity में change तो आ रहा है, but आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो change कितने time में आया है। So you should also have an idea about the time or the time period in which the change in velocity has occurred. जितने टाइम में वो वेलोसिटी चेंज हुई है आपको उस टाइम का भी आइडिया होना चाहिए। ओके, सो इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। इट मे बी आल्सो डिफाइंड एज अ चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, या फिर अगर आप सिंपली एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन को डिफाइन करना चाहो तो आप कह सकते हो कि यूनिट टाइम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, दैट इज इट्स एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. क्योंकि जब भी हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज. सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. और किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में. बट हम जब डील करते हैं तो हम एक्सेलरेशन के साथ नहीं, बेसिकली हम या तो एवरेज एक्सेलरेशन के साथ डील करते हैं या फिर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के साथ डील करते हैं. तो मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो या तो एवरेज एक्सेलरेशन पे रहेगा या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे रहेगा. तो ये तो सिर्फ समझने के लिए कि एक्सेलरेशन होता क्या है. ज्यादा फोकस हमें करना होता है एवरेज एक्सेलरेशन पे. तो एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया होगा कि सपोज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एट एनी पॉइंट, सपोज इसकी कुछ वेलोसिटी है v1, इसकी कुछ वेलोसिटी है v1 एंड आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स, मान लेते हैं आफ्टर 3 सेकंड्स, मान लो कुछ भी मान लो, आफ्टर 3 सेकंड्स इसकी वेलोसिटी चेंज होकर v2 रह जाती है, इसकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या रह जाती है, v2 रह जाती है. That means there is a change in velocity. So you have to consider this change in velocity कि velocity में कितना change आया, and if you divide it by the given time तो आपको क्या मिल जाता है, acceleration मिल जाता है. और यहाँ पे भी आपको ये average acceleration मिल रहा है, acceleration नहीं. अब average acceleration कैसे मिल रहा है, देखो इधर. When we talk about average acceleration, then what we mean by average एक्सेलरेशन, क्योंकि बात ही इसी की करनी होती है, हमें इसकी नहीं करनी होती. इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक्सेलरेशन ऐसा होता है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. अभी हम इंक्रीजिंग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. डिक्रीजिंग की जब बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हम एक डिफरेंट टर्म यूज करते हैं, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. सो एवरेज एक्सेलरेशन इज total change in velocity by total time taken for that change, for that particular change. कितना वेलोसिटी में चेंज आया है और कितने टाइम में वो चेंज आया है. अगर आप इसका रेशियो निकाल रहे हो तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा. फिर से उसी एग्जांपल पे आते हैं. सपोज एनी ऑब्जेक्ट, अब मान लेते हैं कि इसके पास जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ v1 है. वैसे तो हम इनिशियल वेलोसिटी को u लेकर चलते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v लेकर चलते हैं, ठीक है. तो आप v1 v2 भी ले सकते हो, u और v भी ले सकते हो, ठीक है. तो अगर मान लो उसके पास कुछ वेलोसिटी v1 है और आफ्टर अ सर्टेन टाइम t, यहाँ पे मान लेते हैं कि जो v1 वेलोसिटी है वो t1 टाइम पे है. किस पे है, t1 टाइम पे. आफ्टर अ सर्टेन टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ v2 हो जाती है और ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. और ये जब इसकी वेलोसिटी v2 हो गई तब तक टाइम क्या हो चुका था, t2 टाइम हो चुका था, ठीक है. यानी कि यहाँ मान लो अगर 9 बजे हैं तो यहाँ 9:05 सेकंड हो चुके हैं, ऐसा हम मान सकते हैं फॉर एन एग्जांपल. तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो चुकी है. तो यहाँ पे अगर हमें डिफाइन करना है कि एक्सेलरेशन कितना हुआ, फॉर दैट एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं किससे, a से. और क्योंकि हम यहाँ पे अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं a बार से. किससे डिनोट करते हैं, a बार से. यहाँ पे सिर्फ मैंने यहाँ पे a बार लगाया है. अभी अगर हम आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर फिर हम a बार नहीं लेंगे, हम एक्सेलरेशन की ही बात करेंगे सिंपली. सो a बार विल बी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी. देखो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. बाद में वेलोसिटी कितनी है उसमें से माइनस कर दो पहले वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी. इट मींस v2 और ये किस टाइम पे है, t2 टाइम पे है. किस पे, t, ये सिर्फ टाइम दिखाने के लिए, प्रोडक्ट नहीं है वेलोसिटी और टाइम का. इट इज जस्ट टू शो कि ये जो v2 वेलोसिटी है t2 टाइम पे है, माइनस v1 वेलोसिटी एट टाइम t1, v1 वेलोसिटी एट टाइम t1 डिवाइडेड बाय
चेंज इन टाइम कितना आएगा t2, टाइम तो बढ़ता ना, टाइम कम तो नहीं होता है, तो t2 ज्यादा होगा t1 कम होगा। आगे बात समझ, तो टाइम में चेंज कितना आएगा t2 माइनस t1। दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द एवरेज एक्सेलरेशन। और भी तरीका हो सकता है इसको रिप्रेजेंट करने का। अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी u लिया होता और फाइनल वेलोसिटी लिया होता v, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि हम यही लेके चलेंगे आगे, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v, तो ये क्या बन जाएगा v माइनस u अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा t2 माइनस t1। जितने टाइम में ये वेलोसिटी चेंज हुई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t2 माइनस t1। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी होता है इसको लिखने का हमारे पास एक तरीका होता है जो आगे आप 11th में भी पढ़ोगे। वी रिप्रेजेंट इट विद एन ऑपरेटर डेल। इसको हम एक डेल ऑपरेटर कहते हैं जो कि चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल v डिवाइडेड बाय डेल t, डेल v डिवाइडेड बाय डेल t। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पे आप टोटल टाइम भी ले सकते हो कि कितने टाइम में वेलोसिटी में चेंज आया है। आगे बात समझ, तो ये आपका तरीका हो गया किसको लिखने का? एक्सेलरेशन लिखने का। इसके साथ साथ आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी मिल गया। सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। कितने टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज आया है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो अगर अब आपके व्हीकल की स्पीड बढ़ रही है, आप उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो, दैट मींस यू आर एक्सेलरेटिंग योर व्हीकल। अब अपने व्हीकल को क्या कर रहे हो? एक्सेलरेट कर रहे हो। क्लियर है? गाड़ी में भी तो होता है एक्सेलरेटर, होता है कि नहीं होता? बस फिर क्लियर है। अब भाई अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, इसकी एसआई यूनिट भी होगी। तो देख लेते हैं क्या इसकी एसआई यूनिट होगी क्या। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होगी? इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें इसके पास, यानी कि डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए और वैल्यू तो इसकी कुछ ना कुछ होगी, तो दोनों है तो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी हो जाएगी ये? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ये चीज? ओके, अब देख लेते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? सी, एक्सेलरेशन को अभी हमने कैसे डिफाइन किया? चेंज इन वेलोसिटी, या फिर सीधा ले लो v माइनस u अपॉन t। ये भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे टोटल टाइम भी आ सकता है। क्लियर है? सो v माइनस u अपॉन t। तो देखो यहाँ पे ये चाहे चेंज इन वेलोसिटी है चाहे कुछ भी है, इसकी जो यूनिट होगी वो वेलोसिटी की यूनिट होगी। दैट मींस मीटर्स पर सेकंड। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट। और इस टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी। टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो ये क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट भी होती है। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो एसआई यूनिट ऑफ acceleration is मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो या फिर मीटर सेकंड माइनस 2 ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, तो मीटर सेकंड माइनस 2 ऐसे भी बोल सकते हो आप इसको। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कन्वीनियंट फॉर यू टू यूज। क्लियर? ग्रेट। नाउ अब एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ लिया तो एक इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि क्या एवरेज एक्सेलरेशन, कैसे हमें इसको अप्लाई करना है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेट अस सी वन एग्जांपल। इफ आई से दैट अ बाइक changes its velocity, a bike changes its velocity
its velocity from 0 meter per second to 6 meter per second. If a bike changes its velocity from 0 meter per second to 6 meter per second in 3 seconds, then what is its average acceleration? What is its average acceleration? ठीक है, ये acceleration को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. सो एक्सेलरेशन देखो ये क्या बोल रहा है कि एक बाइक जो है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है 0 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड. तो जब भी ये लिखा है 0 मीटर पर सेकंड टू 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि पहले 0 थी अब 6 मीटर पर सेकंड हो गई है. सो दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. जिसमें चेंज होती है, तो जिसमें चेंज हुई है वो फाइनल वेलोसिटी और जो पहले थी वो इनिशियल वेलोसिटी. तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है आपसे, क्या आएगा एवरेज एक्सेलरेशन? a बार विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा v माइनस u डिवाइडेड बाय कितने टाइम में ये चेंज आया, टोटल टाइम कितना है 3 सेकंड्स. इस वेलोसिटी से 0 से 6 मीटर पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगा, 3 सेकंड्स लगे. तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम जितना भी है वो हम पुट करेंगे. सो v इज 6 मीटर पर सेकंड and u is 0 meter per second divided by time taken is 3 seconds. Clear? So 6 minus 0 6 3 और यहाँ पे क्या आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कितना आया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो द एवरेज एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि ऑन एन एवरेज आप क्या कह सकते हो कि ये जो बाइक है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन शो कर रही है. यानी कि पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है. कितना चेंज आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है. ये आप ऑन एन एवरेज बता सकते हो. ठीक है, आपको आपको नहीं पता कि सेकंड पे कितना था या फर्स्ट सेकंड पे कितना था, बट आपने एक एवरेज आइडिया दे दिया कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड से क्या हो रही है, चेंज हो रही है या इंक्रीज हो रही है. पहले सपोज 0 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड और थर्ड सेकंड पे फाइनली कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड. ऑल्दो हो सकता है ये ऐसे यूनिफॉर्म ना हो, बीच में कोई इधर उधर भी हो सकता है, बट हमने ऑन एन एवरेज एक आइडिया दे दिया कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है. दैट मींस इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 2 मीटर्स पर सेकंड. हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है, 2 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है. कुछ भी बोल सकते हो, कुछ घुस रही है बात बेजे में, घुसनी चाहिए. एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि वो इनिशियल वेलोसिटी 0 दे, कुछ भी हो सकती है. वो जर्नी में किसी भी पार्ट के लिए आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ सकता है. जरूरी नहीं कि रेस्ट से ही स्टार्ट करे कोई ऑब्जेक्ट, इन बिटवीन जर्नी में कहीं भी पूछ सकता है एवरेज एक्सेलरेशन, पूछ सकता है कि नहीं. ठीक है, तो उसके लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जाम्पल की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है. A sparrow accelerates when coming back to its nest from 3 meter per second to 6 meter per second, 3 meter per second to 6 meter per second in 5 seconds. What will be its average acceleration? What will be its average acceleration? ये दे रखा है आपको, ऑल्दो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है. A sparrow accelerates when coming back to its nest from 3 meter per second to 6
मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। एक स्पैरो है जो वापस जब अपने नेस्ट की तरफ आ रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और कितने टाइम में? इन 5 सेकंड्स। व्हाट विल बी इट्स एवरेज एक्सेलरेशन? क्या एवरेज एक्सेलरेशन होगा किसका? स्पैरो का। तो अब यहाँ पे अगर एवरेज एक्सेलरेशन देखें तो किसके इक्वल आएगा? a बार इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी देखो कितनी है, पहले 3 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल कितनी? 6 मीटर पर सेकंड। तो सिंपली 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया? कितना टाइम लिया चेंज करने में? हाउ मच टाइम टेकन? 5 seconds. So divided by 5. So a bar equals to 6 minus 3 over 5. कितना आया? 3 by 5. कितने पे जाएगा? 0.6. 0.6 meter per second square will be the average acceleration of the sparrow. इन बिटवीन उसकी स्पीड ऊपर नीचे हुई है, उसकी वेलोसिटी में जो भी चेंज आया है हमें मतलब नहीं है, हमें पता है एवरेज एक्सेलरेशन कितना है? 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ऑन एन एवरेज वो अपनी वेलोसिटी को इस फैक्टर से चेंज कर रही है, यानी कि हर सेकंड 0.6 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज आ रहा है उसकी वेलोसिटी के अंदर। क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड द एवरेज एक्सेलरेशन। So we focus on this average acceleration, ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस इसका है। क्लियर? ओके, अब बारी आती है किसकी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी कि इसी जर्नी में आपसे पूछ ले कि बताओ भाई 5th सेकंड पे उसका एक्सेलरेशन कितना था? 5th सेकंड पे उसका एक्सेलरेशन कितना था? तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? तभी बताएंगे ना जब हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पता होगा। इट्स वेरी सिंपल। जब तक हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं है हम कैसे बताएंगे? अब बच्चे की जान थोड़ी ना लेनी है ना? सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताई थी, क्या थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? क्या पता मैम? हमें तो हमने कल क्या खाया था वही याद नहीं है, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहे हो। तुम खाया हुआ याद रखो चाहे ना रखो, मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें जरूर याद रखना है, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ याद नहीं रखोगे तो फिर बहुत पछताओगे तुम लोग। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाज वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी भी सेकंड पे आपसे पूछ लिया कि वेलोसिटी कितनी है, तुमने 2 घंटे की जर्नी चाहे जिस मर्जी बार बार वेलोसिटी चेंज करके जितने जैसे भी ट्रेवल की हो, हमें ये बता दो कि 4:05 पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी। दैट मींस व्हाट वी हैव आस्क्ड? वी हैव आस्क्ड अबाउट योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही रहता है। सिंपली इट इज द एक्सेलरेशन एट एनी टाइम। एक्सेलरेशन at any instant or at any time। किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं तो वो आपसे क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है। और ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, देखो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको समझा देती हूँ कि ये इंस्टेंट का मतलब क्या होता है। आप अगर एक्सेलरेशन की बात करते हो, ठीक है, सपोज अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, v1 वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी v2 हो जाती है वेलोसिटी। टाइम इसने जितना भी लिया, ये पोजीशन a है, ये पोजीशन क्या है? b है। तो यहाँ पे टाइम इसने लिया सपोज 5 सेकेंड्स। इस वेलोसिटी को चेंज करने में कितना टाइम लिया? 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप क्या निकालते हो? एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हो, ठीक है। But what if I keep on decreasing this time interval? ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं इसी के कॉन्सेप्ट पे। What if I keep on decreasing this time interval? यानी कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ 4 सेकंड में कितना चेंज आया वेलोसिटी में? किस पे? मैंने पूछ लिया 4 सेकंड में। मैं ये पूछ लूं कि 3 सेकंड में कितना चेंज आया?
2 सेकंड में कितना आया, 1 सेकंड में कितना आया. दैट मींस आई एम जस्ट डिक्रीजिंग दिस टाइम इंटरवल. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट डिक्रीजिंग दिस टाइम इंटरवल. जैसे जैसे मैं टाइम इंटरवल को डिक्रीज कर रही हूं, द टाइम इज अप्रोचिंग टू जीरो. टाइम इज अप्रोचिंग टू जीरो, यानी कि मैं 1 सेकंड से कम में भी पूछ लूं, 1 सेकंड से कम में भी पूछ लूं, तो मैंने आपसे क्या पूछ लिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ लिया. क्या पूछ लिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. So the concept of the instantaneous velocity, instantaneous acceleration is कि वो आपसे एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट मतलब हो सकता है वो टाइम 1 सेकंड से भी कम हो सकता है वो 1 सेकंड से भी कम हो. उस 1 सेकंड से कम टाइम में भी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, अगर आपसे ये पूछ ले तो वो आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है. आ रही है बात समझ? इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि आप अपनी कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, हाथों हाथ आपसे पूछ ले, जैसे मान लो पुलिस की गाड़ी देख ली आपने, मैंने एग्जांपल दिया था पुलिस की गाड़ी वाला, एकदम से पुलिस की गाड़ी देखी तो आप एकदम से अपना चेक करते हो कि कितनी वेलोसिटी पे हैं हम अभी, तो आपने अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेक किया. आपने उसको चेक करने के लिए 1 सेकंड से भी कम टाइम लिया, तो आपने क्या चेक किया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सिमिलरली जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, that acceleration is acceleration at any instant. That means when time approaches to zero. When time approaches to zero. इतने कम टाइम इंटरवल के लिए, यानी कि जब टाइम को हम बहुत ही छोटा करते जाए, बहुत छोटा 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 1 से भी छोटा, that means हम क्या पूछ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ये कॉन्सेप्ट रहता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट वेलोसिटी का, यानी कि आपको बहुत ही स्मॉल टाइम पे पूछ लिया जाता है कि वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कितना होगा. क्लियर? इसका जो क्वेश्चन है वो हम अभी ग्राफ से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे, तब देखेंगे. ठीक है, उसमें बहुत मजा आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. अब बात आती है कि जिस तरीके से हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करते हैं, क्या उसी तरीके से हम एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं. हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सिमिलरली कैन वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन? यस, वी डू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इन सारी डेफिनेशंस में अभी तक कुछ भी नहीं है. मैं खुद कहती हूँ कि अभी तक तो ऐसा कुछ आया ही नहीं है इस एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट में जिसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसे इसको इंपॉर्टेंस देनी पड़े. अभी नहीं, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं. सिर्फ हाँ, ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला आया था इसमें हमें कुछ बहुत अच्छा मिल गया था अभी. ठीक है, तो ये तो छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं जो बस यूं समझ लो कि करनी जरूरी है, तो बस है. ठीक है, so uniform acceleration, and second thing we will do non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. What is this uniform acceleration? See, when velocity of an object changes by equal amount in equal intervals of time, its acceleration is uniform. अब ये accelerated, still it is an accelerated motion. ठीक है, तो आप इसको यूनिफॉर्म मोशन में काउंट नहीं कर सकते. ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. क्लियर? तो देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस यूनिफॉर्म है. यानी कि 1 सेकंड में अगर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, दूसरे सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ गया, तीसरे सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ गया, तो मतलब थर्ड सेकंड के एंड में ऑल्दो 6 मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी, बट एवरी सेकंड चेंज कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है. एट एवरी पॉइंट
दैट मीन्स उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। जो भी एक्सेलरेशन आएगा, अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है तो वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा। So when velocity of an object changes, or you can say increases, okay? So when velocity of an object changes by equal amount in equal intervals of time, its acceleration is uniform. आई बात समझ कि जब इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा। अभी हमने एक जर्नी की बात की थी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है 3 सेकंड्स में। कितनी हो जाती है? 3 सेकंड्स में। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा? 6 - 0/3 यानी कि कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आएगा। इस जर्नी में अगर हम इस बात की गारंटी देते हैं, कि ये जो 3 सेकंड्स है अगर हम इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड और ये फाइनली थर्ड सेकंड, और अगर हम ये बता सकें कि फर्स्ट सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 से हुई 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड में हुई वो 4 मीटर पर सेकंड और थर्ड सेकंड में फाइनली वो कितनी हुई? 6 मीटर पर सेकंड। तो देखो जो चेंज आ रहा है वो दो का चेंज आ रहा है, 2 के फैक्टर का चेंज आ रहा है। 2 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड और लगा तो 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ गई और टोटल कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड का टाइम और लगा और 2 के फैक्टर से बढ़ गई तो 4 से कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर? सो दिस चेंज इज यूनिफॉर्म। तो अब एट एवरी पॉइंट इट्स एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट एवरी पॉइंट its acceleration will be 2 meter per second square. इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होती है। In case of this uniform acceleration, the average acceleration and instantaneous acceleration are same. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है तो एट एवरी पॉइंट उसका एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे अगर आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हो इस एग्जांपल में तो वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। और क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, कहीं पे चेंज ही नहीं हो रहा, तुम कहीं देख लो, तुम 0.5 सेकंड पे देख लो, तुम्हें इतना ही मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो at every instant the acceleration will be same. तो चाहे तो तुम पूरी जर्नी के लिए निकाल लो, that means average acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। चाहे तुम किसी भी इंस्टेंट पे निकाल लो, किसी भी सेकंड पे निकाल लो, सेकंड पे निकाल लो, थर्ड सेकंड पे निकाल लो, 0.5 सेकंड पे निकाल लो, कहीं भी निकाल लो, एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, in that case its average acceleration and instantaneous acceleration will remain same. दोनों सेम ही होंगे। एक बात और इसमें आपको याद रखनी होती है that velocity changes in same direction. velocity में जो चेंज आता है वो सेम डायरेक्शन में आता है। velocity changes in same direction. इसको हटा देते हैं एक बार यहाँ से। velocity changes in same direction and speed changes at constant rate. क्योंकि स्पीड में तो डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो स्पीड में भी जो चेंज आता है वो कांस्टेंट रेट पे चेंज आता है, यानी कि कांस्टेंट चेंज आता है इसके अंदर। 2 मीटर पर सेकंड के फैक्टर से बढ़ती रहेगी, बढ़ रही है ना। और वेलोसिटी भी है वो सेम डायरेक्शन में चेंज आता है, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर दे, पीछे की तरफ मुड़ जाए और बोले कि 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है, तो फिर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं आएगा। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो भी किस में आना चाहिए? सेम डायरेक्शन में आना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के रिगार्डिंग याद रखनी है, क्योंकि ये डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है। डेफिनेशन आप रट भी सकते हो एक बार के लिए, बट ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये रटने की चीज नहीं है, ये टेक्निकली याद रखने की चीजें हैं। इसलिए मैं आपको विद एग्जांपल बता रही हूँ हर एक चीज।
ओके तो हमें क्या करना है, हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, हमें क्या करना है, हमारे ब्रेन को डेवलप करना है, हमारे ब्रेन के स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, अपने माइंड को प्रोग्राम करना है फिजिक्स के हिसाब से, तो पढ़ना भी फिजिक्स के हिसाब से। क्लियर? आगे बढ़े। इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? एंड दिस कीप टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स एंड जस्ट राइटिंग द नोट्स। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा सिर्फ नोट्स तक ही लिमिटेड रहो, ये भी सही नहीं है। आप नोट्स पढ़ो, आप अपने नोट्स बनाओ, आप किसी और के भी नोट्स पढ़ते हो, लेकिन मैं ये हमेशा सजेशन दूंगी आपको कि आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो। लेक्चर अटेंड करो बट नोट्स खुद के प्रिपेयर करो, एक एक चीज और अपने हिसाब से प्रिपेयर करो, ठीक है? लेकिन नोट्स तक लिमिटेड मत रहो। जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ। जितना हो सके आपको जो जो अच्छी बुक्स मिलती हैं उन बुक से आप पढ़ो, आपको जो भी अच्छी रिफ्रेशर्स मिलती हैं उन रिफ्रेशर से आप पढ़ो, अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सो जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। नोट्स तक लिमिटेड रहोगे तो फिर माइंड भी वहीं तक लिमिटेड रहेगा। जितना आप खुद पढ़ते हो उतना आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हो, नई नई चीजें आपको पता चलती हैं सेम टॉपिक से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ and to explore the world of physics. So non-uniform acceleration क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से ना चेंज हो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हम तो यूनिफॉर्म का नाम ही भूल चुके हैं ना, हमें पता ही नहीं हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म है कौन से कलर की, है ना? स्कूल तो जा नहीं रहे तो यूनिफॉर्म का कलर भी याद नहीं हमें तो, है ना? भूलो मत ऐसे। सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन when velocity of an object changes by unequal amount in equal intervals of time, the acceleration is non-uniform. The acceleration is non-uniform. जब अनइक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। कैसे? मान लेते हैं कि यहां पे हम वही ले लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, कुछ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है। यहाँ 0 से हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर सेकंड पे हो जाती है सपोज 6 मीटर पर सेकेंड और थर्ड सेकंड पे हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालो तो मान लो 4 सेकंड तक आते आते मान लेते हैं कि 16 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है? तो आप एवरेज एक्सेलरेशन तो निकाल सकते हो। जब आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे तो आप टोटल टाइम लोगे 0 से 4 सेकंड तक अगर निकालते हो, ठीक है? एवरेज एक्सेलरेशन 0 to 4 सेकंड, तो आपके पास कितना आएगा 16/4 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। बट अगर हम अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करके इसकी जर्नी की बात करें, इन दैट केस देखो फर्स्ट सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 से कितनी हुई 6, यानी कि कितने का चेंज आया 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई। बट नेक्स्ट सेकंड में जब दूसरे से तीसरे सेकंड तक पहुंचे तो 6 मीटर पर सेकंड से सिर्फ 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि चेंज कितने का आया 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। सिर्फ इतनी बड़ी। थर्ड से फोर्थ सेकंड में गए जब कितना हो गया 8 से जस्ट 16 हो गया, 8 से जस्ट क्या हो गया 16, यानी कि कितने का चेंज आया 8 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया। तो ये जो चेंज आ रहा है ये चेंज यूनिफॉर्म नहीं है। कभी तो 4 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज हो रहा है, कभी 2 मीटर पर सेकंड का ही हो रहा है, कभी 8 मीटर पर सेकंड का हो गया। So uniformity is not there. If uniformity is not there, that means this acceleration will not be uniform. अब आप अलग अलग के लिए निकाल लो एक्सेलरेशन। इस सेकंड के लिए निकालोगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 6 - 2
कितना आएगा यहाँ के लिए a1, ऐसे लिख लो ना a1, कौन से टाइम पीरियड के लिए 0 to 1 सेकंड के लिए ले लो, सपोज 0 to 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड में कितना आ रहा है 0 से 2, तो 2 माइनस 0 अपॉन 1, तो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a2 अब निकालो एक्सेलरेशन 1 to 2 सेकंड के लिए, तो 1 to 2 सेकंड कितना होगा 6 minus 2, 6 minus 2, और 6 minus 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 सेकंड, एक ही टाइम का गैप आएगा, 2 minus 1 कितना आएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आगे में निकालोगे तो सेम नहीं आएगा, सो एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म and this is simply known as non-uniform acceleration. Clear? And in the case of non-uniform acceleration, at any point, average acceleration and instantaneous acceleration will not be same, क्योंकि देखो आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो कितना आया था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड पे तो कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड सेकंड पे कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, सो देयर इज अ चेंज। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन विल नॉट बी सेम इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? और वेलोसिटी भी जो चेंज होगी वो अनइक्वल अमाउंट से चेंज होगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। गैप अपने हमने 1 सेकंड का लिया है, बट जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। क्लियर? ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अरे मोशन में जब तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना हो मोशन का मतलब ही नहीं है। Literally, motion is meaningless until you just go for the graphical representation of the motion. क्योंकि इस motion है ही सारा graphical representation। जितना इंटरेस्ट आपको मोशन को पढ़ने में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है उतना ये बेसिक कैलकुलेशन में नहीं आता। क्लियर? सो एक्सेलरेशन को डिनोट करने के लिए हम जो ग्राफ यूज करते हैं उनको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या कहते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आप बोलोगे कि हमारी बुक में तो स्पीड टाइम ग्राफ दे रखे हैं। मैंने बोला ना हमारा लेवल थोड़ा हाई है, हम स्पीड टाइम नहीं यूज करेंगे, हम वेलोसिटी टाइम यूज करेंगे। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? और इसी से समझेंगे हम इसको वीटी ग्राफ भी कहते हैं, वीटी ग्राफ। क्लियर? अब हम डिफरेंट सिचुएशंस के लिए इन ग्राफ को प्लॉट करेंगे और इससे हम एक्सेलरेशन को फिर से समझेंगे। विद द हेल्प ऑफ दीस ग्राफ वी विल डिस्कस द एक्सेलरेशन अगेन एंड you gonna enjoy this literally. First of all, the case first is for constant acceleration, sorry, for zero acceleration. The first case is for zero acceleration, यानी कि कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो एक्सेलरेशन। इस केस के लिए अगर हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ रिप्रेजेंट करना पड़े तो वो कैसा बनेगा? देखो इधर एक एक्सिस पे हम लेते हैं वेलोसिटी और दूसरे एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम। देखो हम y एक्सिस पे बेसिकली वेलोसिटी को इसलिए लेते हैं क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे वेरिएबल है, चेंज हो रही है, इसीलिए हम इसको y एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। सो वेलोसिटी एंड टाइम इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं t से और इसको किससे कर देते हैं? v से। तो वेलोसिटी केस किस केस में? जब जीरो एक्सेलरेशन है। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन जीरो है, बस उसमें मूव तो कर रहा है, वेलोसिटी तो है उसके पास बट एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है। इट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है, ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे, कहीं भी नहीं, कहीं चेंज नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, टाइम तो बढ़ता है, टाइम तो रुकता नहीं है, तो वेलोसिटी चेंज होती नहीं है एंड यू गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। व्हाट यू गेट?
straight line parallel to time axis. In this case we get a straight line parallel to time axis. कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत सिंपल था. अब देखो यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है, वो क्या? अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूं, दैट मीन्स एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अगर मैं इस ग्राफ के अंदर एरिया निकालूं तो देखो एरिया निकालने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ टाइम एक्सिस पे कुछ वैल्यू है टाइम की और वेलोसिटी पे तो है ही वेलोसिटी की वैल्यू. दैट मींस मुझे शेडेड एरिया निकालना है. ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड आउट कर रहा है. तो देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है. क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है. तो इसका जो एरिया आएगा, सपोज ये ए बी सी, इस रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, इसी का एरिया होगा ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यानी कि ये ग्राफ जितना एरिया कवर कर रहा है ये किसके इक्वल आएगा? किसके इक्वल आएगा? एरिया इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू इट्स ब्रेड्थ. तो लेंथ किसकी इक्वल होगी? टाइम एक्सिस पे टाइम की वैल्यू है तो टाइम के इक्वल इनटू इसकी ब्रेड्थ किसकी इक्वल होगी? वेलोसिटी एक्सिस पे वेलोसिटी के इक्वल, टाइम इनटू वेलोसिटी. सो नाउ इफ यू रिमेंबर, तो ये जो टाइम इनटू वेलोसिटी किसके इक्वल आएगा? आपने डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है. सॉरी, वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल आती है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, इसके इक्वल आती है. तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आता है? वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल. तो यहाँ पे भी ये टाइम इनटू वेलोसिटी किसके इक्वल आएगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा. किसके इक्वल आएगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा. Which means the area under velocity time graph gives you the displacement. अगर आपसे पूछ रहे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो जितना एरिया कवर करता है वो किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल. जब आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस दिए जाएंगे ग्राफ बेस्ड, तो वहां पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए तो आप जितना भी जिस भी रीजन के लिए आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा हो आप उसका एरिया फाइंड आउट कर लो और आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है? So the second case is constant positive acceleration and u equals to 0. u equals to 0 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है. दैट मींस ऑब्जेक्ट कहां से चलना स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है. और उसका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. पॉजिटिव और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट कांस्टेंटली, लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा. इन दैट केस जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, वेलोसिटी एंड टाइम, जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, अब देखो कैसे रहेगा. एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब रहता है? किस केस में रहता है? जब सपोज 1 सेकेंड 2 सेकेंड, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था 3 सेकेंड 4 सेकेंड लाइक दिस, और वेलोसिटी जो है पहले मान लो 2 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 8 मीटर पर सेकेंड हो गई. ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ. तो पहले सेकंड में मान लेते हैं कि कितनी हुई? 2 मीटर पर सेकेंड. दूसरे सेकंड में बढ़कर 4 मीटर पर सेकेंड हो गई. ठीक है. थर्ड सेकंड में ये बढ़कर कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड. फोर्थ सेकंड में 8 मीटर पर सेकेंड. यानी कि हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है. तो उसकी वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है. यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मिटी से इंक्रीज हो रही है, दोनों के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है. तो आपको एक कैसा ग्राफ मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ये किसका केस होता है? व्हेन यू हैव अ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए इसको ओरिजिन से स्टार्ट किया है. किससे स्टार्ट किया है? ओरिजिन से स्टार्ट किया है. तो अभी मैं यहां से ये जो भी हमने डेटा लिया इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमें सिंपल देखना है कि टाइम और वेलोसिटी में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर अ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, then we get a straight line inclined at an angle to the time
एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है, किसी एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड होगी, थीटा एंगल पे, और ये थीटा एंगल क्या देता है, इसका स्लोप देता है। क्या देता है? स्लोप। फिर से आ गया स्लोप का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी तो हमें स्लोप की हेल्प से बहुत कुछ समझना है इस ग्राफ में। कैसे? देखो ये जो स्लोप होता है दैट मींस ये कितना इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे देख लो, ये जो स्लोप है ये सेम रहता है, यानी कि ये एंगल थीटा रहेगा, ये एंगल क्या रहेगा? थीटा रहेगा। क्लियर? अब हम एक काम करते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट की का स्लोप निकालते हैं, इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। अब देखो ये स्लोप आएगा किसके इक्वल? लेट अस सी। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की हम दो पोजीशन की बात करते हैं, एक पोजीशन ए और दूसरी पोजीशन बी। मान लेते हैं कि ए पोजीशन पे इसके पास जो टाइम है वो कुछ इतना है और वेलोसिटी कुछ इतनी है। आ रही है बात समझ? टाइम कुछ इतना है, वेलोसिटी कुछ इतनी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम t1 और वेलोसिटी कितनी? v1। बी पॉइंट पे टाइम कुछ मान लेते हैं t2 और वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं कितनी? v2। आ रही बात समझ? अब अगर हमें इतने ग्राफ के लिए सिर्फ ए से बी पॉइंट तक के लिए एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, तो कितना आएगा वो इस स्लोप से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? अगर हमें स्लोप निकालना है तो देखो हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्लोप आपको बताया था इस ट्राइंगल का क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? देखो इतनी। सपोज यहाँ कोई पॉइंट आपने लिया है C, तो ये जो BC है ये किसके इक्वल आएगा? V2 माइनस V1 के इक्वल आएगा। ये पूरा V2 है और ये कितना है? V1। तो ये किसके इक्वल आएगा? V2 माइनस V1। सिमिलरली ये जो AC है ये AC किसके इक्वल आएगा? चेंज इन टाइम, यानी कि T2 माइनस T1 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? ये पूरा T2 है, ये पूरा T1 है, तो ये बचा हुआ कितना हुआ? T2 माइनस T1। तो अब इसका जो स्लोप आएगा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस v2 अपॉन v1, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये इस ग्राफ का स्लोप आ गया। ये किसके इक्वल होता है? अब भी जस्ट देखा है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के। यहां से आपको एक और पॉइंट मिल गया, that the slope of the velocity time graph give you the acceleration। velocity time graph का जो स्लोप होता है वो आपको किसकी वैल्यू देता है? एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। तो लिख लो यहाँ पे स्टार डाल के, स्लोप ऑफ velocity time graph, velocity time graph gives us क्या? एक्सेलरेशन। क्या देगा? एक्सेलरेशन। क्लियर है? बढ़े आगे, थर्ड केस, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन बट u इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा चलना, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपसे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दे रखा है आपको, तो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा उसका? इन दिस केस वेलोसिटी v एंड टाइम t। अब ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा है तो ग्राफ आप यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है और उसके बाद वो यूनिफॉर्मली क्या है? एक्सेलरेटेड है। इन दैट केस आपको ग्राफ तो वैसा ही मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन अब जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अब उसके पास कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है? तो ये ग्राफ हो जाएगा when you have a constant positive acceleration but u is not equals to 0। clear? okay, fourth case we have for increasing acceleration, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे हमने अभी एक केस देखा था, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन कैसा बनेगा ग्राफ? अगर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इन दैट केस you will get a graph like this will be the graph for increasing acceleration। clear? यहाँ पे velocity क्या है?
इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी का केस नहीं आ सकता है यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्मिटी का केस रहेगा। फिफ्थ केस, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, ये भी देख लेते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यहां पे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इफ यू हैव द डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन देन ग्राफ विल बी लाइक दिस, क्लियर। एंड इफ यू हैव इंक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर आपके पास एक ऐसा केस आ जाए जहां पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में क्या हो रहा है, अभी बात करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। अगर नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इन दैट केस नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट के केस में, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो उस केस में आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, लाइक दिस, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्लियर। तो ये कुछ डिफरेंट ग्राफ्स है रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन, क्लियर। अब बात आती है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और जब डिक्रीज इन एक्सेलरेशन होता है तो क्या उस केस में क्या फर्क पड़ता है, दैट वी विल सी। ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड अप भी होता है, स्लो डाउन भी होता है, स्पीड अप भी होता है, स्लो डाउन भी होता है। स्पीड अप होता है मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज भी तो हो सकती है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट डेसेलरेट हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डेसेलरेट हो रहा है। व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस, व्हेन वेलोसिटी decreases, we say object is decelerating, object is decelerating। इसी को हम क्या कहते हैं, retardation, या फिर when acceleration is in the opposite direction, is in the opposite direction to the velocity, to the velocity, यानी कि वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट अगर आप एक्सेलरेशन लगा रहे हो तो वो एक तरीके से डेसेलरेट कर रहे हो, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो, रिटार्ड कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, रिटार्ड कर रहे हो, दैट इज रिटार्डेशन। तो जहां पे भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है वहां पे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। आप जब भी व्हीकल में आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो आप अगर एक्सेलरेटर यूज करो तो आप एक्सेलरेट कर रहे हो अपने व्हीकल को, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में आप वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो, दैट मींस यू आर एक्सेलरेटिंग। बट जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो ब्रेक्स अप्लाई करके आप उस वेलोसिटी के इंक्रीज होने की डायरेक्शन को अपोज कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, आप उसको क्या करते हो, स्पीड कम हो जाती है, तो वेलोसिटी कम हो रही है, दैट मींस आपका ऑब्जेक्ट अब क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, क्योंकि अब आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाया उसको, क्या प्रोवाइड करवाया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन refers to, acceleration refers to, negative acceleration refers to retardation, to refers to retardation। तो अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट काम करता है फ्री फॉल के केस में भी। अभी हम उसको फ्री फॉल को पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे फ्री फॉल क्या होता है। तो देखो जब भी इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे ऊपर उछालूं तो जो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड। लेकिन ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ उछाला है तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी इज अपवर्ड, बट द एक्सेलरेशन इज वर्किंग डाउनवर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट हो गई। तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट रिटार्ड होता है।
सर्टेन पॉइंट पे पहुंचकर ये एक माइन्यूट से माइन्यूट टाइम के लिए क्या हो जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, फिर वापस नीचे आना स्टार्ट करता है, फिर वापस क्या करता है, नीचे आना स्टार्ट करता है। तो जब आपने इसको ऊपर फेंका तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। दैट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन रेफर्स टू रिटार्डेशन। क्लियर है ये चीज? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, जिसमें अगर ऑब्जेक्ट को आप एक्सेलरेट कर रहे हो यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। बट आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि एक कॉन्सेप्ट आता है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। एक तो हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम रिटार्डेशन भी कह देते हैं, एक आता है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं होता है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन को डिक्रीज करने का मतलब है सिर्फ उसकी वैल्यू कम करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर मान लो वेलोसिटी को कम कर रहे हैं या फिर हम रिटार्ड हो रहे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। सो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन डज नॉट रेफर टू रिटार्डेशन बट नेगेटिव एक्सेलरेशन रेफर्स टू रिटार्डेशन। क्लियर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन आपको ध्यान में रखनी है, आपको डिफरेंस ध्यान रखना है नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। सो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है। ओके, वी हैव बीन गिवन दीस टू ग्राफ्स और इन दो ग्राफ्स को हमें स्टडी करना है। हम अपने तरीके से स्टडी करते हैं, क्योंकि अगर हमने अपने तरीके से इसको स्टडी कर लिया जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी, उसके बाद इन ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए यू कैन इजीली सॉल्व दैट। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी स्टडी दिस ग्राफ देन व्हाट इट रिप्रेजेंट्स कि कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है मतलब रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपको टाइम एक्सिस में टाइम की वैल्यूज दे रखी है और ये आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब वो क्या क्या पूछ सकता है इस ग्राफ से रिलेटेड, आपसे पूछ सकता है एक्सेलरेशन किसी भी टाइम इंटरवल के लिए पूछ सकता है, 0 to 3 सेकंड के लिए एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, 3 to 18 सेकंड्स के लिए एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए पूछ लेगा, 0 to 3 सेकंड्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या 3 to 18 सेकंड्स के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछे आप इजीली बता सकते हो। आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है कि किसी एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा, वो भी आपसे पूछ सकता है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले एक्सेलरेशन देखें फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड्स, फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड्स, तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जितने टाइम में वो चेंज आया। तो देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी थर्ड सेकंड पे होगी, तो थर्ड सेकंड पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 60 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 60 मीटर पर सेकंड। माइनस इनिशियल कितनी है, 0। इनिशियल कितनी है, 0। और कितने टाइम में ये वेलोसिटी इसने अटेन की है, 3 सेकंड्स में। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, यहाँ पे दिख रहा है सीधा 60/3, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया कहां तक की जर्नी के लिए, 0 to 3 सेकंड तक की जर्नी के लिए। क्लियर? अगर आपसे पूछ ले एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 3 to 18 सेकेंड्स, 3 to 18 सेकेंड्स के लिए अगर आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ ले तो कितना आएगा एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे ए बार कितना आएगा, फाइनल वेलोसिटी देखो कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 18 सेकेंड्स पे। फाइनल वेलोसिटी मतलब कहाँ देखनी है, 18 सेकेंड पे। 18 सेकेंड पे देखो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, ये जा रही है कुछ कितनी, 60 मीटर पर सेकेंड। कितनी जा रही है, 60 मीटर पर सेकेंड। माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एट थर्ड सेकेंड, वेलोसिटी एट थर्ड सेकेंड। यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड।
टाइम तो चाहे तुम कितने से भी डिवाइड करो, 18 माइनस 3, कितने से भी डिवाइड करो क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि देखो ये ग्राफ से ही पता चल रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन है किसके पैरेलल, टाइम एक्सिस के, और वो भी कहां से, 3rd सेकंड से लेके 18th सेकंड तक। दैट मींस अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, दैट मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो यहाँ से 3rd सेकंड से 18th सेकंड तक की जर्नी के लिए जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो कितना रहेगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। क्लियर? अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता, अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता तो आप क्या करते, डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग पूछ लेता, 0 to 3 सेकंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करते, सिर्फ इतने पोर्शन का क्या करते, एरिया फाइंड आउट करते। अगर आपसे पूछ ले डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 3 to 18 सेकंड्स, फ्रॉम 3 to 18 सेकंड्स अगर आपसे पूछ लेता डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करते, आप इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते। किसका एरिया फाइंड आउट करते, जस्ट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो इसका एरिया फाइंड आउट करते तो 0-3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मिल जाता, इसका एरिया फाइंड आउट करते तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता 3 to 18 सेकंड। और एरिया तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, फॉर्मूला ही लगाना है, या तो ट्रायंगल का लगाओ या किसका लगाओ, रेक्टेंगल का। वो आपसे जिस भी इंटरवल के लिए पूछा है वो डिपेंड करता है। क्लियर? सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमसे ये दो तरीके के सवाल पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है। अब यहाँ पे भी अगर मैं अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा वो एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं डायरेक्ट लिखती हूँ एक्सेलरेशन 0 to 2 सेकेंड, then acceleration 2 to 10 seconds, then acceleration 10 to 12 seconds, अलग अलग एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखो कितना आएगा 0 to 2 सेकेंड्स के लिए, 0 to 2 सेकेंड्स में वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, देखो फाइनल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल कितनी है 0, 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 0 to 2 यानी कि 2 सेकंड्स, तो कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 0 to 2 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन। अगर आपसे पूछ ले कि 2 to 10 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेशन कितना है, तो बताने की वैसे जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन है तो 0 ही आएगा, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड पे कितनी, 8 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 2 सेकंड पे कितनी 8 मीटर पर सेकंड, तो 8 माइनस 8 टाइम चाहे कुछ भी हो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन। क्लियर? अब बात आती है B to C तक की जर्नी के लिए, B to C तक की जर्नी के लिए, यानी कि एक्सेलरेशन फ्रॉम 10 to 12 सेकंड्स, 10 सेकंड से लेकर 12 सेकंड तक कितना इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। तो देखो फाइनल वेलोसिटी हमेशा फाइनल पॉइंट की ही काउंट होती है, तो फाइनल पॉइंट यहाँ पे है R, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, देखो ये किसकी आ रही है 4 की इक्विवेलेंट आ रही है, तो 4 मीटर पर सेकंड, कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल ऑफ 10 सेकंड पे होगी, तो इनिशियल कितनी है 8 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम में कितना चेंज आ रहा है 12 सेकंड माइनस 10 सेकंड यानी कि 2 सेकंड्स, कितना आया ये 4 माइनस 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये रिटार्ड हो रहा है ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है रिटार्ड हो रहा है, और किस रेट से रिटार्ड हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से ये क्या हो रहा है रिटार्ड हो रहा है। तो ये जो स्लोप है जो नेगेटिव जा रहा है, ये अगर स्लोप ऐसे रहता है तो ये पॉजिटिव है, अगर ऐसे जा रहा है तो नेगेटिव है, तो ये जो नेगेटिव स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को, किसको रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, यानी कि 0 to 2 सेकंड तक एक्सेलरेट हुआ, फिर 2 से 10 सेकंड तक एक्सेलरेट नहीं हुआ, उसी वेलोसिटी से जा रहा है, फिर 10 to 12 सेकंड क्या हुआ रिटार्ड हुआ, उसके बाद फिर से रिटार्ड होकर जो भी इसकी वेलोसिटी आई उसी वेलोसिटी से ये कंटीन्यूअसली 16 सेकंड तक क्या कर रहा है मूव कर रहा है, यहाँ पे फिर से इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। क्लियर? सो आई होप यू हैव एंजॉयड today's questions and the complete lecture। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हो। सिमिलरली आपसे डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ ले तो आपसे जिस
भी सेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पूछे आप उसका एरिया फाइंड आउट कर लो और एरिया फाइंड आउट करके आप डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हो। क्लियर? So I hope you enjoyed today's lecture, and if you enjoyed then do not forget to subscribe the channel for the continuous videos and stay tuned. That is very important. Your consistency matters a lot. If you are consistently going through the concepts then you are unstoppable. और अगर ब्रेकेज आ गया तो भाई फिर ब्रेकेज सब जगह आएगा, एग्जाम्स के रिजल्ट में भी ब्रेकेज आएगा, सब जगह आएगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो, फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड स्टे ब्लेस्ड।